जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एस के सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बिहार सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बिहार की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप सभी हमारे साथ इस वीडियो में पूर्ण रूपेण बने रहेंगे। इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस होगा आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिहार की जलवायु, बिहार की जलवायु, है ना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो कहता भी है, तुम्हें कौन रोक सकता है, तुम्हें कौन रोक सकता है, तुम एक ऐसी चिंगारी हो कि तुम अगर ठान लिए, है ना, तुम अगर दिल से ठान लिए तो तुम्हारे लिए दुनिया में कुछ भी बात असंभव नहीं है ना। कोई भी बात क्या है, असंभव नहीं है। दोस्तों, आप ऐसे ही ठान लीजिए कि मुझे क्या है, सफलता प्राप्त करनी है, तो कोई भी काम असफल नहीं है, क्योंकि जो भी करता है एक मानव, एक मनुष्य ही कर सकता है। दोस्तों, हम लोग बात करते हैं बिहार की जलवायु का। जलवायु क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, सबसे पहले मैं लिख चुका हूं ताकि परेशानी आप लोगों को ना हो। आप लोग अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट मार के अच्छे तरीके से आप लोग क्या है लिख पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जलवायु क्या है ना, किसी भी क्षेत्र में दीर्घकालिक मौसम में औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। कोई भी क्षेत्र है, चाहे उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, कोई भी एरिया क्यों नहीं हो, है ना, कोई भी एरिया हो, दीर्घकालिक मतलब अधिक समय तक, है ना, मौसम का जो औसत दशा होती है, मौसम किस प्रकार का है उसका एवरेज जो बताएगा, उसी को हम लोग क्या करते हैं, जलवायु। जैसे में आप सभी को पता होगा कि अधिक वर्षा होना, मौसम का साफ होना, मौसम का ये होना ना, गर्मी होना, ये सब क्या है, सारा बात किस पे निर्भर करता है दोस्तों, जलवायु पे निर्भर करता है। ठीक है, अब रहती बात है कि हम लोग बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बिहार की जलवायु कैसी है ना। तो बिहार की जलवायु क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु है, मानसून पर निर्भर करता है बिहार की जलवायु। क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों, बिहार जो है एक ग्लोब की बात करते हैं। जब ये ग्लोब है तो बीचों बीच क्या होता है ना, इक्विलेटरल होता है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं भूमध्य रेखा होती है, 0 डिग्री होता है ना। और 0 डिग्री से ऊपर चलते हैं तो कर्क रेखा, और नीचे चलते हैं तो मकर रेखा, ये 23.5 डिग्री होता है। ठीक है, ये होता है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ऊपर जो हम लोग कहते हैं कर्क, और क्या है, कर्क रेखा बोलते हैं, इधर बोलते हैं मकर, है ना। यही बात होती है दोस्तों। जब ये ऊपर की बात होगा, 0 डिग्री क्या होगा, भूमध्य रेखा, है ना, भूमध्य रेखा होती। और यहाँ पे क्या अत्यधिक गर्म होता है, और इससे जब उपोष्ण की तरफ चलिएगा, अर्थात कर्क रेखा की तरफ चलिएगा, तो 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री कर्क, या 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री मकर, ये दोनों क्या है, उपोष्ण रेखा होता है, अर्थात क्या है, गर्मी के करीब होता है। 0 डिग्री पर अत्यधिक टेम्परेचर होता है, तापमान होता है। तो क्या कर सकते हैं, 0 और 23.5 के बीच में ज्यादा फासला नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, इंडिया है, और इंडिया में क्या है, अपना बिहार है। तो क्या होगा दोस्तों, कैसा होगा, तो उपोष्ण कटिबंधीय होगा। कैसा होगा, हमारा जो बिहार की जलवायु जो होगा, उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु होती है, मानसून पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला है कि बिहार की जलवायु को प्रभावित करने का क्या क्या कारण है। बिहार की जलवायु में जो प्रभावित करता है कि हमारा बिहार की जलवायु ऐसा होगा ना, अक्षांशीय में कैसा होगा, ये बताया गया है कि बिहार की जलवायु को प्रभावित करने का कारक क्या क्या हो सकता है। ये सिर्फ बिहार का ही नहीं दोस्तों, ये किसी भी राज्य का होगा, कहीं का भी होगा। ये आपको जलवायु को प्रभावित करने का, या जलवायु होने का जो है क्या क्या कारण बन सकता है। तो पहला है अक्षांशीय स्थिति, है ना। अक्षांशीय स्थिति क्या होता है दोस्तों, आपका जो बिहार है ना, बिहार का जो अक्षांशीय स्थिति है, अभी हम आपको जस्ट बताए हैं कि अगर ये ग्लोब है, ये ग्लोब है 0 डिग्री, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विलेटर, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि यह भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से ऊपर चलते हैं तो उपोष्ण, उपोष्ण के ऊपर चलते हैं तो शीतोष्ण, और ये क्या होता है, फिर लास्ट में क्या होगा, शीत हो जाता है। कहने का मतलब हो गया भाई, 23.5 से लेकर के 45 के बीच, और 45 से लेकर 60 के बीच, और 60 से लेकर 90 के बीच। तो इस इलाके में जो होगा, इसको हम लोग कहते हैं शीतोष्ण। क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, शीतोष्ण।
ये शीतोष्ण होता है ना। तो शीतोष्ण इलाके में हो जाएगा। और सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई शीत, अर्थात सबसे अधिक क्या होगा 90 डिग्री, क्या होगा 90 डिग्री में क्या होगा शीतोष्ण हो जाएगा। सही है। अब आगे बात करते हैं कि पहली बात क्या होता है दोस्तों, कि भाई बिहार की जलवायु को प्रभावित करने का कारण जो होगा, ठीक है, बिहार की जलवायु को जो प्रभावित करने का पहला पॉइंट हम लोग करते हैं अक्षांशीय, जो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि भाई उत्तरी अक्षांश में है कि दक्षिणी अक्षांश में है। अर्थात ये 0 डिग्री को ऊपर चलिएगा, ऊपर होता है उत्तर, तो इसको हम लोग उत्तरी अक्षांश कहेंगे, नीचे वाला दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। ठीक है। आगे बात हो गया दूसरा, समुद्र तल से दूरी। समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से कितना दूरी है, इसका भी क्या है जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। आपको पता होगा दोस्तों, बिहार तो समुद्र तल से नजदीक नहीं है, कितनी अधिक मात्रा में दूरी पे है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के नजदीक है ना। बंगाल की खाड़ी के नजदीक है, तो उसका जो प्रभाव होता है, वहां की जलवायु क्या होती है, हवाएं आती है और क्या होगा, क्या बोल सकते हैं, हिंद महासागर, नहीं सॉरी, क्या कहेंगे हम लोग, हिमालय, है ना। हिमालय से टकराकर जो वापस आती है, तो वही क्या होता है, वापस आते समय क्या होता है, जो मानसून जो हवाएं आती है, तो वो मानसून लेकर के आती है, तो समुद्र तल से जो दूरी होता है, इस पे भी निर्भर करता है। तो बिहार तो समुद्र तल के नजदीक है नहीं, बंगाल की खाड़ी के, है ना, नजदीक है, क्योंकि वेस्ट बंगाल से क्या होता है, आपको बंगाल की खाड़ी उधर ही है ना, पश्चिम बंगाल की तरफ। आगे बात करते हैं हिमालय से दूरी। आपका कह सकते हैं बिहार जो है हिमालय से कितना नजदीक है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, बिहार अगर बात कहा जाए तो ये बिहार चतुष्कोणीय होता है। चतुष्कोणीय भाई उत्तरी क्षेत्र हो गया, और उत्तरी क्षेत्र में क्या है नेपाल, और नेपाल में क्या है हिमालय। तो हिमालय के जस्ट क्या है, नेपाल से सटा राज्य बिहार है, और बिहार जब नेपाल से सटा राज्य बिहार है, तो यहाँ की क्या होगा, हिमालय के नजदीक भी दूरी भी क्या होगा, नजदीक होगा। तो उस पर भी क्या होता है, हमारा मानसून क्या होता है, हमारा जलवायु उस पर निर्भर करती है। सही है कि नहीं। क्योंकि आप सभी को पता होगा, जब यही क्या होगा, नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकली हुई जो भी नदी आती है, सबसे पहले उत्तरी बिहार में प्रवेश करती है। उत्तरी बिहार में जैसे में गंडक नदी, है ना, कोसी नदी, महानंदा, क्या बोल सकते हैं, बूढ़ी गंडक, ये सब सारी नदियां जो होती है हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, इसलिए इस नदी को हिमालयी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो नदी भी क्या होता है, एक जलवायु का मुख्य कारण है। तो हम लोग कह सकते हैं हिमालय से जो दूरी है, इसका ये नजदीक है, तो अधिक मात्रा में क्या होगा, मानसून होती है। तो ये भी निर्भर करता है, तो हिमालय से यह क्या है, कितनी दूरी पे है। तो बिहार तो भाई बहुत ही करीब है। अगला बात करते हैं मानसून का प्रभाव। मानसून का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, जलवायु के ऊपर, है ना। मानसून कैसा है ना, यह भी क्या हमारे जलवायु के ऊपर प्रभाव डालता है। दूसरा है उच्चावच। अब उच्चावच क्या होती है दोस्तों, उच्चावच जो होता है, आप सभी को पता होगा कि पहाड़ी इलाका हो, पठारी इलाका हो या मैदानी इलाका हो, तो यह क्या होता है, इसके कारण भी उच्चावच निर्भर करता है। जैसे में कह सकते हैं दोस्तों, कोई पहाड़ी इलाका हो तो वहां पे क्या होगा, जलवायु गर्म होगा, है ना, जलवायु क्या होगा, गर्म होगा। पठारी इलाका हो तो वहां पे क्या हो, उससे कम होगा। जाकर के मैदानी इलाका में क्या होता है, सबसे नॉर्मल जलवायु होती है। यहाँ से बात होगा कि उच्चावच जो होता है, चाहे पठारी इलाका हो, चाहे मैदानी इलाका हो, या हम लोग कह सकते हैं क्या क्या पर्वतीय इलाका हो। ठीक है। तो ये भौगोलिक, बिहार की भौगोलिक स्थिति क्या होगा, उच्चावच के ऊपर भी निर्भर करता है। अगला है वायुदाब। वायुदाब क्या होता है, वायुमंडलीय टेम्परेचर क्या है ना, ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, इसके ऊपर भी निर्भर करता है। अर्थात उसकी जलवायु के होने का क्या प्रभावित होने का क्या कारण हो सकता है, अक्षांशीय स्थिति। दूसरा बोलेगा समुद्र तल से कितनी दूरी पे है, हिमालय से कितनी दूरी पे है, मानसून का क्या प्रभाव है, उच्चावच क्या है, अर्थात कितने पठार है, कितने मैदान है, कितने पर्वत हैं, ये सब आपको निर्भर करता है। ठीक है। अगला है वायु दाब। क्या है, वायु दाब। ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, बिहार की जलवायु का वर्गीकरण कैसे हम लोग किया गया है, या किस कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या बोला है इसके बारे में।
है ना। तो पहला है दोस्तों, पहले साइंटिस्ट का नाम है कोपेन, है ना। पहले साइंटिस्ट का नाम है कोपेन। कोपेन साहब ने कहा था कि बिहार जो है ना, बिहार का जो टेम्परेचर है 2 वर्गों में बांटा गया है। वो कौन सा है भाई? उत्तरी क्षेत्र का बिहार और दक्षिणी क्षेत्र का बिहार को अलग अलग तरीके से उन्होंने क्या है, कन्वर्ट किया कि भाई ये बिहार है ना, ये क्या है, बिहार है। अब बिहार के बीचों बीच गंगा नदी है, इसको हम लोग कहेंगे उत्तरी क्षेत्र, है ना। क्या बोलेंगे? उत्तरी क्षेत्र। और जब किसको बोलेंगे? दक्षिणी क्षेत्र, है ना। यहाँ से बोल सकते हैं दोस्तों, इधर क्या होती है, हमेशा मानसून जो है बना रहता है, अर्थात हमेशा वर्षाएं होती है, क्योंकि उत्तर बिहार की ओर है। ये क्या होता है, हमेशा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता है। इधर का मानसून अलग होगा, जबकि इधर क्या सुखाड़ क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र का मानसून अलग होगा। तो उसके आधार पे कोपेन साहब ने कहा कि उत्तरी बिहार को किस तरीके से, किस तरह से हम लोग क्या है, संकेत करेंगे भाई। तो उत्तरी बिहार को हम लोग इस नाम से संकेत किया गया, दक्षिणी बिहार को दूसरे नाम से संकेत किया गया। अर्थात ये ना कहा गया कि भाई उत्तरी बिहार में इस तरह के जलवायु है। तो उत्तरी बिहार को कोपेन साहब ने कहा CWG जलवायु क्षेत्र। अर्थात यहाँ से अगर कोई आपसे पूछेगा CWG का क्षेत्र, जलवायु क्षेत्र बिहार के किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं तो उत्तरी क्षेत्र को कहा जाता है ना। तो क्या हो, उत्तरी बिहार के क्षेत्र को, जो जलवायु का क्षेत्र है, CWG के नाम से जाना जाता है। जबकि हम लोग दक्षिणी बिहार के क्षेत्र जो होगा उसको कोपेन साहब ने कहा AW जलवायु क्षेत्र, अर्थात A और W के जलवायु का क्षेत्र जो होगा दक्षिणी बिहार का क्षेत्र होगा। ये कोपेन साहब का कहना था, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरे वैज्ञानिक से आए, दूसरे आए ट्रिवार्था ने आया था। ट्रिवार्था नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जलवायुवेत्ता थे, इन्होंने जलवायु के बारे में अच्छी तरह से ग्रहण किया और अच्छी तरह से नॉलेज प्राप्त किया, और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये तो बात जो है उत्तरी बिहार को CA स्मॉल में, W क्या है, कैपिटल में है, जलवायु क्षेत्र कहा गया। CWG नहीं, CAW का नाम दिया। किसने कहा? ट्रिवार्था नामक साइंटिस्ट ने कहा, ठीक है। आगे होगा, इन्होंने ही कहा कि दक्षिणी बिहार को कैसे सूचित करेंगे, तो इन्होंने ही ठीक कोपेन का ही बात को फॉलो किया और उन्होंने AW जलवायु क्षेत्र के नाम से भी सूचित कर दिया। मतलब उत्तरी बिहार को अलग अलग नामों से दिखाया गया, लेकिन दक्षिणी बिहार को कोपेन साहब और ट्रिवार्था दोनों ऐसे साइंटिस्ट थे, दोनों ने क्या किया, AW से ही सूचित किया, अर्थात AW जलवायु क्षेत्र जो होगा दक्षिणी बिहार का क्षेत्र होगा। आगे है ना, थनावेस्ट नामक एक साइंटिस्ट थे, है ना। थनावेस्ट नामक, उन्होंने उत्तरी पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र था, पूरे बिहार का अधिकांश क्षेत्र को क्या कहा है कि CBW, अर्थात उत्तरी बिहार को CBW जलवायु क्षेत्र तथा दक्षिणी बिहार को CAW जलवायु क्षेत्र, अर्थात B और A का अंतर है। इन्होंने कहा कि संपूर्ण बिहार को CBW और CAW जलवायु क्षेत्र के नाम से इंगित किया, है ना, इन्होंने संकेत किया। आगे बात करते हैं, बिहार में कुछ ऋतुएं होती हैं, ऋतु के ऊपर भी क्या है, जलवायु होती है। जैसे में हम लोग जानते हैं दोस्तों, बिहार में जो ऋतुएं प्रवेश करती है या जल ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, शीत ऋतु है ना। ग्रीष्म ऋतु है, शीत ऋतु है, वर्षा ऋतु है, कहीं कहीं वसंत ऋतु से नाम सुने हो। सारा क्या होता है, एक ही बात है, उसी को कन्वर्ट करके आगे बांट दिया गया है कि भाई जनवरी माह में वसंत ऋतु आती है, उस समय नए नए क्या है, आम पे, है ना, उसके फूल आते हैं, फूल आते हैं ना, जिसको मंजर कहते हैं। तो वो सब बात की है। लेकिन बिहार जो ऋतु जो होती है मुख्यतः 3 हम लोग कह सकते हैं। पहला होगा ग्रीष्म ऋतु, जिसको हम लोग गर्मी वाला ऋतु बोलते हैं, अर्थात ज्यादा है क्या होती है, उस समय गर्मी होती है। अर्थात इसका जो समय है दोस्तों, मार्च महीने से लेकर जून के मध्य तक, है ना, जून के मध्य तक, मतलब 15 जून तक हम लोग कह सकते हैं। क्या हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु का जो काल होगा मार्च से लेकर के मध्य जून तक होगा। ये ग्रीष्म ऋतु क्या होता है कि इस समय में सूर्य उत्तरायण होता है। उत्तरायण और दक्षिणायन क्या होता है दोस्तों, समझिएगा कि उत्तरायण और दक्षिणायन क्या होता है, समझेंगे आप लोग। हमने बोला कि जब ये है ना, ग्लोब है,
ग्लोब है, ग्लोब के बीचों बीच है क्या है, इक्विलेटरल अर्थात 0 डिग्री, जहाँ पे क्या हम लोग बोल सकते हैं 0 डिग्री, और 0 डिग्री के ऊपर क्या है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री क्या होगा, उत्तरायण होगा, क्योंकि उत्तर के है ये, है ना, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, दक्षिण है। दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो दक्षिणायन, उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो उत्तरायण बोलते हैं। ठीक है, 23.5 सही है। अब यहां से बात करेंगे दोस्तों उत्तरायण। हमने बोला कि बिहार में जो इस समय में सूर्य क्या उत्तरायण होता है, क्या होता है, सूर्य उत्तरायण होता है, अर्थात 0 डिग्री से क्या है इधर बढ़ रहा उत्तर की ओर, अर्थात क्या है कर्क, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, इसको बोलते हैं मकर, है ना, मकर। अर्थात यहां से हम लोग बोलेंगे दोस्तों, इसको हम लोग उपोष्ण कहेंगे। गर्मी तो होगा ही, वाजिब बात है, गर्मी होगा क्योंकि उपोष्ण का क्षेत्र है, उपोष्ण का क्षेत्र है। ये जो कर्क उत्तर की ओर जाएगा, कर्क रेखा की तरफ जाएगा, कर्क रेखा की इधर जाएगा, अर्थात लंबवत होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, गर्मी महसूस होगा, क्योंकि 0 डिग्री पे सबसे अधिक गर्म होती है, और उत्तर की ओर जा रहा है कहाँ पे, कर्क रेखा की तरफ, अर्थात वहां पे जो लंबवत होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या होगा, गर्मी होगा, अर्थात हम लोग सूर्य कहाँ होगा दोस्तों, उत्तरायण होगा, सूर्य क्या होगा, उत्तरायण होगा, होता है, जिस कारण तापमान में वृद्धि होती है। हमने पहले भी बोला कि 0 डिग्री एंगल जो होता है इक्विलेटर से आप 23 डिग्री की तरफ में जा रहे हैं और वहां पे लंबवत हो रहे हैं, अर्थात तो वहां पे क्या है स्थिर तरीके से हो रहा है, तो वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, अत्यधिक होगा, क्या होगा, तापमान में वृद्धि होगी तथा वायु दाब में कमी आएगी। भाई टेम्परेचर जब अधिक हो गया तो प्रेशर तो कम होना ही होना है, क्योंकि एक दूसरे का क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहां से बोला तापमान में वृद्धि होने के कारण से क्या वायु दाब में क्या होगा, कमी आने लगती है। इस मौसम में पश्चिमी ओर और मध्य भाग में गर्म हवाएं चलती है। पश्चिमी, बिहार का पश्चिमी क्षेत्र, किधर गया बिहार ना, बिहार का ये जो है पश्चिमी क्षेत्र, अर्थात ये पूर्वी क्षेत्र पश्चिम बंगाल और पश्चिमी क्षेत्र यूपी के तरफ जो होगा, इस क्षेत्र में क्या होगा दोस्तों, इस क्षेत्र में पश्चिमी क्षेत्र जो यूपी से सटा हुआ जो बॉर्डर होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कहाँ बोला है ना, क्या बोला है, पश्चिमी क्षेत्र और मध्य भाग में गर्म हवाएं चलने लगती है, जिन्हें लू कहा जाता है। लू अर्थात देखते होंगे जो गर्म हवाएं चलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिहार में लू बोलते हैं, लेकिन यह कहाँ ज्यादा मिलेगा, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, लू कहते हैं ग्रीष्म ऋतु में मानसून आने से पूर्व बिहार के पूर्वी भागों में बंगाल की खाड़ी से आने वाली उस क्या है उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों पे वर्षाएं होती है। अर्थात ये जो बिहार का पूर्वी क्षेत्र है दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल यहाँ पे होगा, पश्चिम बंगाल से क्या हो, बंगाल की खाड़ी प्रवेश करेगा, तो यहाँ से जो मानसून आती है, बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो आते हैं, अर्थात जो मानसून यहाँ चक्रवात आता है टकरा करके, कहाँ से, हिमालय से टकरा करके, हिमालय यहाँ पे नेपाल में है, नेपाल में क्या है दोस्तों, नेपाल में हिमालय है, और हिमालय से चक्रवात टकरा करके जब बिहार में प्रवेश करती है, तो बिहार के कहाँ पे, तो पूर्वी बिहार में, पूर्वी बिहार अर्थात किशनगंज के तरफ, किशनगंज हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा, अररिया हो जाएगा, ये जो क्या है दोस्तों, ये पूर्वी क्षेत्र है। तो पूर्वी क्षेत्र जो होता है बिहार के पूर्वी भागों में क्या होता है, क्या होने लगती है, वर्षा होने लगती है। क्या होने लगता है दोस्तों, वर्षा होने लगती है। क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा भी है, तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा जो होती है दोस्तों, बिहार के किस जिले में होता है, तो किशनगंज में होता है ना, किस में होता है, किशनगंज में होता है, किशनगंज में होता है सबसे अधिक वर्षा। जबकि यही क्वेश्चन पूछेगा सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, तो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र अर्थात औरंगाबाद गया में वर्षा कम होती है, वहां पे तापमान अधिक होता है, ठंडा अधिक होता है। सही है, आगे बात करते हैं, जिसे हम लोग नार्वेस्टर या काल वैसाखी भी कहा जाता है, जिसे नार्वेस्टर और क्या है, काल वैसाखी भी कहा जाता है। बहुत अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसे अच्छे तरीके से पढ़िएगा, नहीं समझ में आए दोबारा वीडियो देखिएगा, लेकिन आप इनसे क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, ये आप अच्छे तरीके से देख लेंगे तो, है ना। आगे बात करते हैं दोस्तों,
वर्षा ऋतु क्या होती है? वर्षा ऋतु जो बारिश पड़ रहा है अर्थात इसका जो समय होता है मध्य जून से अर्थात 15 जून से लेकर के मध्य अक्टूबर अर्थात 15 अक्टूबर तक की बात कर रहे हैं। तो इन बीच में जो होती है ऋतु उसको हम लोग वर्षा ऋतु कहते हैं। अर्थात यहाँ से हम लोग बात समझते हैं जून के दूसरे सप्ताह ऑलरेडी बोला है 15, तो जून के दूसरे सप्ताह तक मानसून का प्रवेश बिहार में हो जाता है। क्वेश्चन आपको लोग पढ़े भी होंगे दोस्तों, बोलता है कि बिहार में जो है मानसून कब प्रवेश करता है? 1 जून को मानसून प्रवेश करना शुरू हो जाता है और बिहार में लगभग 10 जून को, कितनी तारीख को? 10 जून को क्या है बिहार में, है ना, मानसून प्रवेश कर जाती है। 10 जून को क्या है बिहार में लगभग मानसून प्रवेश कर जाती है। तो बोला है दूसरे सप्ताह तक मानसून प्रवेश कर जाता है बिहार में। बिहार में जुलाई एवं अगस्त में अधिक वर्षा होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, कब अधिक वर्षा होगा? जुलाई और अगस्त में। बिहार में देखिए यहाँ लिखा है बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी, है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा वर्षा होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा बिहार में जो वर्षा होती है, बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा वर्षा होती है। अब बिहार के पूर्वी भाग के तुलना में पश्चिमी भाग में वर्षा कम होता है। अभी हमने बोला कि बिहार के पूर्वी इलाके में अर्थात किशनगंज, अररिया, कटिहार इस सब क्षेत्र में क्या होगा? अत्यधिक वर्षा होगा। जबकि गया, औरंगाबाद, जहानाबाद ये जो हो जाएगा, है ना, रोहतास, ये सब क्षेत्र में क्या होती है? वर्षा कम होती है। ये क्या है? पश्चिमी क्षेत्र है और ये क्या है? पूर्वी क्षेत्र है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से बोल दिया है दोस्तों, पूर्वी भाग की तुलना में पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है, कम होती है। चलिए आगे बात करते हैं। वर्षा में असमान वितरण के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ एवं दक्षिणी बिहार में सूखे को प्रभावित करता है। बिहार में औसतन वर्षा 112 सेमी है। अभी हमने जस्ट बोला था भाई ये बिहार है, बिहार के उत्तरी क्षेत्र में क्या होगा? ये हमने बोला हिमालयी क्षेत्र का क्या होगा? पानी आ जाता है। जबकि यहाँ पे उत्तरी क्षेत्र में क्या होगा? वर्षा भी अत्यधिक होती है। उत्तरी क्षेत्र में वर्षा भी अत्यधिक और क्या है? नेपाल जस्ट बगल में है, नेपाल से सटा हिमालय, नेपाल में हिमालय से क्या होगा? तराई क्षेत्र से बिहार का उत्तरी सीमा सटा हुआ है। यहाँ पे पानी हिमालय से अर्थात हिमालय का पानी मिलता रहता है पूरे वर्ष भर और क्या होगा? वर्षा का पानी भी मिलता है। इसलिए बिहार का उत्तरी क्षेत्र क्या होगा? बाढ़ घोषित क्षेत्र है अर्थात बिहार के उत्तरी क्षेत्र में बाढ़ अत्यधिक मात्रा में होता है, जिससे हम लोग बिहार का विध्वंस भी कह सकते हैं, विनाशकारी भी कह सकते हैं, है ना। अर्थात ये भी जानते होंगे बिहार के उत्तरी क्षेत्र में सबसे विनाशकारी नदी कौन सी होती है? तो कोसी होती है ना। यहाँ तो हो गया तो बिहार में। और यहाँ दक्षिणी क्षेत्र में क्या होगा? सूखा होगा। दक्षिणी क्षेत्र में जो होगा भाई पठारी नदी से जो पानी निकलती है अर्थात बारिश पड़ेगा तो पानी मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा तो क्या होगा? सुखाड़ घोषित होगा। तो वह क्षेत्र क्या होगा? सूखा क्षेत्र हो जाता है। और औसतन पूरे बिहार का कहा जाए तो वर्षा का जो औसतन है 112 सेंटीमीटर है। तो आप इसे अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि बिहार का औसतन जो होता है वर्षा 112 सेंटीमीटर होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों। अगला क्या है ना? अगला है एक ऋतु और बचा है शीत ऋतु। शीत ऋतु जिसमें हम लोग ठंडा वाला बात करते हैं, ठंडे प्रदेश, है ना। तो शीत ऋतु जो होती है मध्य अक्टूबर से लेकर फरवरी माह तक की बात होता है। इसी अक्टूबर महीने से नवंबर महीने से लेकर फरवरी तक क्या होता है? अत्यधिक जाड़ा अर्थात अत्यधिक ठंड लगती है ना। ये आप सबको लगता होगा। ठीक है, अब बिहार के लौटने के समय, और यहाँ बात पूछ रहा है कि मानसून का लौटने के समय बिहार में शीत ऋतु का आगमन होता है। जब मानसून प्रवेश किया था जून में और लौट रहा है कब भाई? अक्टूबर नवंबर में। तो वहां पे क्या होगा? जब शीत ऋतु प्रवेश कर जाती है।
अर्थात बिहार में शीत ऋतु का आगमन हो जाता है। बिहार में दिसंबर एवं जनवरी महीने में अत्यधिक ठंड पड़ती है। सबको पता है कि दिसंबर और जनवरी महीने में अत्यधिक ठंड पड़ता है। 1 जनवरी मनाने जाते हो तो जरूर पता होगा, है ना। तो क्या होगा, दिसंबर एवं जनवरी महीने में क्या होगा, अत्यधिक ठंड पड़ती है, जो रवि फसल के लिए उत्तरदायी होता है, अर्थात सहयोगी होता है। रवि फसल क्या है दोस्तों, आप सभी को पता होगा। रवि फसल में गेहूं हो जाएगा, धान हो जाएगा, जौ हो जाएगा, चना हो जाएगा, मटर हो जाएगा, दलहन जो भी फसल होती है, ये सारा का सारा क्या है, रवि फसल है। इनसे क्वेश्चन पूछता भी है ना। तो क्वेश्चन पूछा बोला गया है कि इस समय में अर्थात दिसंबर एवं जनवरी महीने में जो अत्यधिक ठंड होता है, उस समय रवि फसल अर्थात गेहूं, जौ, चना, सरसों सब जो होता है उसके लिए फायदा होता है ना। तो रवि फसल के लिए क्या है, सहयोगी होता है। कौन सा, शीत ऋतु, है ना। क्या होता है, शीत ऋतु बहुत ही सहयोगी है। दिसंबर एवं जनवरी महीने के भूमध्य सागर से आने वाली, अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिसंबर एवं जनवरी महीने में भूमध्य सागर, कहां से, भूमध्य सागर से आने वाली शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है। हल्की वर्षा होती है, देखते होंगे दिसंबर और जनवरी महीने में कभी कभी बारिश हो जाती है। तो वो कौन सा मानसून आ रहा है, तो वह यह भूमध्य सागर से आने वाला मानसून है भाई। भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण, है ना, शीतोष्ण चक्रवात के कारण जो वर्षा होती है उसे हम लोग कह सकते हैं शीत ऋतु में जो वर्षाएं होती है भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात है। ठीक है, लेकिन बोला है चक्रवात के कारण पश्चिम और भूमध्य सागर क्या है, हल्की वर्षा होती है, लेकिन पूर्वी बिहार में इससे को कोई लाभ नहीं है, कोई प्रभावित नहीं होता। पश्चिमी क्षेत्र में वर्षाएं होती है, थोड़ा मोड़ा होता है ना, अत्यधिक मात्रा में नहीं होता, लेकिन पूर्वी क्षेत्र क्या होता है, प्रभावित नहीं होता है। शायद यह आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब रही बात करते हैं, यह वर्षा की बात है, सामान्य वर्षा जो हम लोग कर सकते हैं किशनगंज में जो होता है। अभी हम लोग किशनगंज की बात बोल रहे थे, लगभग 200 से 250 से लेकर के 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। जबकि सबसे कम हम लोग बोले थे औरंगाबाद है, और औरंगाबाद में जो होगा 60 सेंटीमीटर वर्षा होता है। सबसे कम वर्षा औरंगाबाद, सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच होता है ना। यह बात समझ में आ गया होगा। अब यही बात करते हैं बिहार की जो जलवायु का कृषि जो होता है, हम लोग उत्तरी बिहार अर्थात हम लोग बोल सकते हैं उत्तरी बिहार अर्थात हम लोग बोल सकते हैं पश्चिमी चंपारण की तरफ जो होगा, यहाँ पे और पूर्वी उत्तर पूर्व में, ये दोनों जगह क्या हो, जलवायु प्रभावित अत्यधिक मात्रा में हम लोग करते हैं। कहाँ से, हिमालय नदी के कारण से होता है। अब कुछ बात बचा है दोस्तों। अब यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कृषि का जलवायु क्षेत्र क्या होगा, कौन कौन सा फसल किस क्षेत्र में ज्यादा बेनिफिट है, ज्यादा लाभदायक होता है, अर्थात उस क्षेत्र में वर्षा कितना होती है। तो सबसे पहले हम बोले उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र अर्थात हम लोग कह सकते हैं उत्तर भी हो और पश्चिमी क्षेत्र हो, अर्थात पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण की तरफ की बात हम बोल रहे हैं। यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे औसत वर्षा जो होती है 104 से लेकर 145 सेंटीमीटर के बीच होता है। 104 से 145 के बीच होता है। यह उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, जो हम लोग बोल सकते हैं यह जो है पश्चिमी चंपारण के करीब की बात बोल रहा है। यहाँ के मुख्य फसलें गन्ना है, धान है, गेहूं है, अरहर है, मक्का है, ये आदि फसलें जो होती है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र का मानसून का या जलवायु का क्षेत्र है। दूसरा बात करते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी क्षेत्र अर्थात किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, है ना, ये सब का क्षेत्र, या हम लोग क्या बोलते हैं कटिहार की तरफ के क्षेत्र का बोला है उत्तर पूर्वी क्षेत्र का। इस क्षेत्र में औसतन जो वर्षा होती है 120 से 140 सेंटीमीटर होता है। 120 से 140 सेंटीमीटर होता है। और यहाँ के मुख्य फसलें जो है दोस्तों, जूट है, धान है, सरसों है, मूंग है। क्योंकि आप क्या है, पश्चिम बंगाल से सटा है राज्य, है ना, पश्चिम बंगाल 60 राज्य से सटा का है। हमारा जो जिला है वो कौन सा हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा।
तो इन सब सभी क्षेत्रों में क्या हुआ, जूट, धान, मूंग, सरसों, ये सब सारी आदि जो फसलें होती है यह पाई जाती है। क्योंकि आप सभी को पता भी है जूट उत्पादन में प्रथम जो राज्य है पश्चिम बंगाल है ना। आगे बात करते हैं दक्षिणी क्षेत्र, क्या हो जाएगा, दक्षिणी क्षेत्र। इस क्षेत्र में औसतन जो वर्षा होती है 950 से लेकर 1250 अत्यधिक मात्रा में होता है। सबसे ज्यादा वर्षा क्या होगा, दक्षिणी क्षेत्र में होगा। लेकिन यहाँ जो बात बोला है, यहाँ की मुख्य फसलें जो होती है गेहूं, दाल, अरहर, चना और धान, ये सभी फसलें होती है। तो शायद दोस्तों आप सभी को यह मेरा बिहार सीरीज का जलवायु सीरीज कैसा लगा, तो प्लीज आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपका कमेंट ही हमें क्या होता है, मोटिवेट करता है और आगे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो दोस्तों आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे इस YouTube चैनल पर अगर न्यू व्यूवर्स हैं तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।